ओके, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ा था। इसमें हम लोग पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो ये जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ये हमें बताता है, ये हमें ये जानकारी देता है कि टू इलेक्ट्रॉन्स कैन नेवर हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन जो हैं, ठीक है, उन दोनों का क्वांटम नंबर जो है, चारों क्वांटम नंबर कौन कौन से हैं? एन है, एल है, एम है, एम है, ठीक है। ये चारों क्वांटम नंबर दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम कभी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को दूसरे वर्ड्स में समझाऊं तो एक इलेक्ट्रॉन है जिसका नाम है हाफ। लेट सपोज ये इलेक्ट्रॉन है जिसका नाम है हाफ, और एक और इलेक्ट्रॉन है ये जिसका नाम है माइनस हाफ, ठीक है। और ये दोनों इस ऑर्बिटल में रहते हैं, ठीक है, इस ऑर्बिटल में रहते हैं। तो अगर मुझे इन तक पहुंचना है, अगर मुझे एक इस वाले इलेक्ट्रॉन पे प्लस हाफ इलेक्ट्रॉन पे पहुंचना है, तो मैं कैसे पहुंचूंगा? अगर मान लो इनका जो एड्रेस है, अगर मैं उसको कैसे लिखूं, n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। मान लेते हैं n की वैल्यू इनकी 1 है। जब n की वैल्यू 1 होती है तो l की वैल्यू होती है 0। इसका रेंज मैं पढ़ा चुका हूँ पहले। इसका रेंज होता है लेस देन और इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन और इक्वल टू n-1, ठीक है। ये l की रेंज होती है, ठीक है। तो जब n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 है, तो m की वैल्यू भी 0 होती है। ये ऑर्बिटल बता रहा है, मतलब एक ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है, और इसका नाम क्या होगा? अच्छा, ये जो l है इसका वैल्यू 0 होता है, लेकिन इसका नेम जो होता है s होता है, तो इस ऑर्बिटल का नाम 1s होगा, ठीक है। तो मुझे ढूंढना है मुझे ढूंढना है हाफ इलेक्ट्रॉन जिसका नाम है, ठीक है। तो मैं यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मुझे मिले, ये ऑर्बिटल है, इसके अंदर मुझे 2 इलेक्ट्रॉन मिले, ये और ये। तो पहला जो इलेक्ट्रॉन था ना, वो होगा हाफ या प्लस हाफ बोल लो, और दूसरा वाला होगा माइनस हाफ। कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस सेम नहीं हो सकता। यही पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें बताता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन नेवर हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, ठीक है। इसमें स्पिन का जो वैल्यू होगा वो होगा प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। तो स्पिन का 2 वैल्यूज़ हो सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, प्लस हाफ और माइनस हाफ, ठीक है। तो ये जो एस है वो स्पिन करता है ना, तो उनका जो रोटेशन है वही बताता है ये प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। क्लॉकवाइज अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। कभी भी दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट नहीं करेंगे, ओके। एंड ओनली, इसका दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स विथ opposite spin can be present in an orbital, ठीक है। ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन कैन बी प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि एक ऑर्बिटल है, अगर इसका स्पिन ऐसे है, अगर इसका स्पिन प्लस हाफ है, तो दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। इस ऑर्बिटल है ना ये, इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं और मिनिमम 0। इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं भी रह सकते हैं, या तो 1 रहेगा या तो 2 रहेगा, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो दूसरा पॉइंट है, ये हमें ये बोल रहा है कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन कैन बी प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल। तो एक इलेक्ट्रॉन का अगर स्पिन प्लस हाफ है, तो दूसरे ऑर्बिटल का स्पिन जो है वो बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए, और वो होना चाहिए माइनस हाफ। कभी भी इनका स्पिन ऐसे नहीं हो सकता कि अगर ये ऐसा है प्लस हाफ है तो इसका भी प्लस हाफ होगा, ये गलत है, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन अगर प्लस हाफ है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है अपोजिट होना चाहिए। हमने पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ लिया,
अब हम लोग इस पर एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करना इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड शेल विच इज़ n इक्वल्स टू 2। ठीक है, सेकेंड शेल में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, और जब ये रहेंगे तो दे स्टे विथ अपोजिट स्पिन। जैसे हमने पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में पढ़ा था कि जब ये ऑर्बिटल्स में रहते हैं ना, तो इनका जो स्पिन है वो अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, सो क्वेश्चन है कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड शेल। सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, देख लेते हैं। जब n की वैल्यू 2 होगी, n की वैल्यू 2, तो l की वैल्यू होती है, इसका जो रेंज होता है वो होता है 0 से लेके n-1 तक। मीन्स l का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा और 1 होगा। ठीक है, तो l की वैल्यू 0, तो m की वैल्यू जो होती है वो होती है 0। ठीक है, और जब l की वैल्यू 1 होती है तो m की वैल्यू होती है -1, 0 एंड 1। ठीक है, तो m जो है हमें ये ऑर्बिटल्स बताते हैं। मतलब 0 वैल्यू है, इसका मतलब एक ऑर्बिटल होगा, एक ऑर्बिटल, ये बन गया एक ऑर्बिटल। और m की वैल्यू यहाँ पे -1, 0, 1 3 है, इसका मतलब 3 ऑर्बिटल बनेगा। इसका 3 ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे, इसमें 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस ऑर्बिटल के अंदर ये जो एक ऑर्बिटल है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं अपोजिट स्पिन के साथ। ठीक है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एक का स्पिन प्लस हाफ है, दूसरे का स्पिन माइनस हाफ है। अब इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं अपोजिट स्पिन के साथ, दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं अपोजिट स्पिन के साथ, तीसरे में और 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं अपोजिट स्पिन के साथ। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 2, 4, 6 एंड +2 विच इज़ 8। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए टोटल, 8 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब मैं आप लोग को शॉर्टकट्स बता देता हूँ कि आप डायरेक्टली कैसे फाइंड कर सकते हो। जैसे अगर मान लो आपके पास नंबर ऑफ़ सबशेल फाइंड करना है, नंबर ऑफ़ सबशेल इन अ शेल, एक शेल में कितने सबशेल होंगे, अगर वो फाइंड करना है तो वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ़ शेल के बराबर होगा। नंबर ऑफ़ शेल होंगे ना, उतनी नंबर ऑफ़ सबशेल होंगे। इसका मतलब अगर n की वैल्यू 2 है, मतलब अगर 2 शेल है तो उसमें सबशेल भी 2 ही होंगे। ठीक है, अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, एक शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, एक शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, वो इक्वल होगा n² के। n की जो वैल्यू होगी ना उसका स्क्वायर कर दो तो आपके नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे शेल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर आपको नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स फाइंड करना है इन अ सब शेल, तो वो हम निकाल सकते हैं 2l + 1 के, 2l + 1 को यूज़ करके। अगर मुझे एक सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे वो निकालने का क्या तरीका है, 2l + 1। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था जब n = 2 है तो l की वैल्यू 0 और 1 होती है। ठीक है, l की वैल्यू जब 0 है तो ऑर्बिटल 0 है, मतलब 1 है, 1 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर l की वैल्यू जब 0 होगी तो 0 यहाँ पुट करूँगा, तो 0 × 2 विच इज़ 0, 0 + 1 1, इसका मतलब एक ऑर्बिटल होगा, विच इज़ करेक्ट। अगर हम फाइंड करें जब l की वैल्यू 1 होगी तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो यहाँ पे l की वैल्यू 1 यहाँ पुट कर दो, 2 × 1 2, 2 + 1 3, तो देखो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स है ना। ठीक है, तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, अगर मुझे ऑर्बिटल्स के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो, ठीक है, तो एक ऑर्बिटल में हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंने कुछ देर पहले ही बताया आप लोग को, ठीक है, ये बताया ना। नेक्स्ट है, अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल, सबशेल के अंदर कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आप यूज़ कर सकते हो 2 इंटू 2l+1, ठीक है। सबशेल के अंदर अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, जैसे मान लो ये था सबशेल, ये सबशेल है ना 1, तो 1 के अंदर कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कैसे निकालूंगा, सबशेल की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पुट कर देता हूँ 2 इंटू एल की जगह 1 डाल दूंगा, 1+1 विच इज़ 2 इंटू 1 2 + 1 विच इज़ 6। तो देखो 1 2 3 4 5 6, इस सबशेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो ये शॉर्टकट्स थे जिससे आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, ओके। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अफबाउस प्रिंसिपल। अफबाउ ये जो प्रिंसिपल है ये किसी के नाम पे नहीं है, ये ऐसा एक प्रिंसिपल है, ये किसी के नाम पे नहीं पड़ा, ठीक है। अफबाउ का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, कुछ बनाना, कुछ निर्माण करना, ओके। सो अफबाउस प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, हमें ये बता रहा है कि आप इलेक्ट्रॉन्स को जो है ना सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें आप कैसे फिल करोगे, ये हमें अफबाउस प्रिंसिपल बताता है, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स को आप सबशेल के अंदर कैसे फिल करोगे, आप कैसे उसको रखोगे इलेक्ट्रॉन्स को हर एक सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है, ये हमें अफबाउस प्रिंसिपल बताता है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या बोलता है ये। जब आप अफबाउस प्रिंसिपल या जब आप फिलिंग कर रहे हो इलेक्ट्रॉन्स का, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखो, वो है कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स एन सबशेल। इसका मतलब आपको ऑर्बिटल का एनर्जी या सबशेल का एनर्जी को ध्यान रखना है जब आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हो ना। अच्छा, सबशेल कौन कौन से होते हैं, जैसे एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया। एस की वैल्यू होती है 0, पी की वैल्यू होती है 1, डी की वैल्यू होती है 2, एफ की वैल्यू होती है 3। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, इसकी एनर्जी का ध्यान रखो, ठीक है। तो इसका रूल क्या है, अफबाउस प्रिंसिपल का रूल है, ये रूल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। मतलब कि देखो दुनिया में ना जितनी भी चीज़ें हैं वो हमेशा लोअर एनर्जी में रहना चाहता है, जितनी भी चीज़ें हैं वो लोअर एनर्जी में रहनी चाहती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स भी जो है वो चाहते हैं कि हम लोअर एनर्जी में रहें। तो ऑर्बिटल जिसका एनर्जी लो होगा पहले इलेक्ट्रॉन वहीं पे जाएगा, वो भर जाने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन उसके बाद वाला जो लोअर एनर्जी होगा, ठीक है, उसमें फिल होगा, ओके। तो पहले लोअर एनर्जी में फिल होगा, उसके बाद वो फिल होता जाएगा, ओके। और हमें क्या मेन ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि ऑर्बिटल का एनर्जी या सबशेल का एनर्जी, ठीक है, ओके। सो थर्ड जो है वो ये है कि जब हम इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करेंगे ना, जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे सबशेल्स के अंदर या ऑर्बिटल्स के अंदर, तो हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स या सबशेल, मतलब जिस ऑर्बिटल या जिस सबशेल की एनर्जी कम होगी पहले हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान लो आपके पास 2s है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि हमें पता कैसे चलेगा कि किसकी एनर्जी कम है किसकी एनर्जी ज़्यादा है, आप कैसे बता पाओगे कि इस सबशेल की एनर्जी कम है और इस सबशेल की एनर्जी ज़्यादा है। तो वो पता करने के लिए हमारे पास n+l रूल है, n+l रूल। ये जो n+l रूल है ये हमें बताएगा कि किसकी एनर्जी कम है किसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, अगर 2s
2s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल है। 2s ऑर्बिटल का मीन्स सेकंड शेल, ये जो पहले लिखा होता है ना, ये जो लिखा होता है ये शेल बताता है, और ये क्या बताता है, ये बताता है सब शेल, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले। फिर है 3p, 3 बताता है शेल एंड p बताता है सब शेल, ठीक है। तो n+l रूल क्या बोलता है, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो n की वैल्यू है 2 प्लस l की वैल्यू कितनी है, l, अच्छा l बता देता हूँ। l की वैल्यू मीन्स जब 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, तो जब l की वैल्यू 0 होती है ना तो s होता है, l की वैल्यू 1 होती है तो p होता है, l की वैल्यू 2 होती है तो d होता है, और l की वैल्यू 3 होती है तो f होता है। इसका मतलब यहाँ पे देखो s लिखा है, इसका मतलब l की वैल्यू 0 है, तो 2 + 0 = 2, एंड यहाँ पे है 3p, तो ये 3 जो है वो n की वैल्यू बता रहा है, तो 3 प्लस p की वैल्यू कितनी होगी 1, तो 3 + 1 4। इसका मतलब इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 4 है, इसका मतलब जिसकी वैल्यू 2 है मतलब इससे कम ही है ना इसका, तो इसकी एनर्जी कम है, मतलब 2s की एनर्जी कम है एज़ कम्पेयर टू 3p। तो वैसे आप फाइंड कर सकते हो कि आप कैसे निकालोगे, ठीक है। अब कैसे फाइंड कर सकते हो n+l रूल यूज़ करके कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है, किसकी एनर्जी कम है। सो एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l, मतलब जिसकी n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी होगी, समझ रहे हो। अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं कि जितने भी सबशेल्स होते हैं ना उसमें से किसकी एनर्जी ज़्यादा है, किसकी एनर्जी कम होती है, ठीक है। तो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d एंड 5s, ठीक है। तो इनका क्या कर रहे हैं ना हम लोग इसका n+l का वैल्यू निकाल लेते हैं। सॉरी मेरी थोड़ी डायग्राम इतनी ख़राब हो रखी है ना, ठीक है। तो n+l की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो इसकी n+n की वैल्यू कितनी होगी 1 + 0, ठीक है, क्योंकि देखो n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, l की वैल्यू s के लिए 0 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा 2 + 0, n की वैल्यू 2 और s की वैल्यू 0 के लिए, s के लिए वैल्यू कितनी होती है, l की 0 होती है, तो 2 + 0 विच इज़ ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अच्छा 2p के लिए क्या होगा 2 + 1 विच इज़ 3, 3s के लिए क्या होगा 3 + 0 विच इज़ 3, 3p के लिए क्या होगा 3 + 1 विच इज़ 4, 3d के लिए क्या होगा 3 + 2 विच इज़ 5, 4s के लिए क्या होगा 4 + 0 विच इज़ 4, 4p के लिए क्या होगा 4 + 1 विच इज़ 5, 4d के लिए क्या होगा 4 + 2 विच इज़ 6, एंड 5s के लिए क्या होगा 5 + 0 विच इज़ 5, ठीक है। तो कैसे हम इसको अरेंज करेंगे, देखो सबसे कम किसकी वैल्यू है 1 की, 1 सबसे कम है, इसका मतलब सबसे कम एनर्जी किसकी है 1 की विच इज़ 1s, तो 1s की एनर्जी सबसे कम होती है, ठीक है। उसके बाद देखो 2, अच्छा 1 हो गया हमारा, 2 देखो, अच्छा 2 ये है ना 2s है, तो इसके बाद 2s, इसकी एनर्जी इससे कम है और इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि इसकी n+ है। अब 3 देख लो, अच्छा यहाँ पे देखो 2 2 3 है, इसकी भी 3 वैल्यू आई है n+l करके, और इसकी भी 3 वैल्यू आई है। अब आपको क्या करना है, तो जब भी अगर n+l, इफ़ n+l इज सेम, देन आपको n के वैल्यू से डिसाइड करना है, n का वैल्यू, अगर n जितना बड़ा उतनी ज़्यादा एनर्जी, मीन्स अब इन दोनों में आपको देखना है कि n की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, n की वैल्यू 3 की ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, n की वैल्यू किसकी कम है 2 की कम है तो इसकी एनर्जी कम होगी, तो आप अब लिखोगे 2p। इसके बाद देखो 3 इसका भी है तो इसकी n की वैल्यू ज़्यादा थी, इसका मतलब 3s इसके बाद होगा, मतलब इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा है, ओके। इसके बाद क्या होगा 3 भी कर लिया हम लोगों ने, अच्छा 4, अच्छा 4 किस किस का है, इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, अच्छा दोनों की वैल्यू 4 है, सेम है, इसका मतलब अब हमें जब n+l सेम आ जाए तो हमें n से डिसाइड करना है,
जिसकी एन की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों में से एल की वैल्यू, एन की वैल्यू 4 इसकी ज़्यादा है, इसका मतलब इसका एनर्जी ज़्यादा है, इसका कम है। तो पहले ये लिखेंगे 3p एंड उसके बाद 4s, ठीक है। इसके बाद 5, अच्छा 5 को देखते हैं। यहाँ पे 5 की वैल्यू है, 1 2 3। अब तीनों में से किसकी सबसे ज़्यादा कम एनर्जी है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? हम डिसाइड करेंगे इसकी n की वैल्यू देख के। अच्छा यहाँ पे अगर देखें हम तो n की वैल्यू 3 है, यहाँ पे देखें तो n की वैल्यू 4 है, यहाँ पे देखें तो n की वैल्यू 5 है। तो तीनों में सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? ऑफकोर्स इसकी होगी, 3D की। तो इसके बाद 3D होगा। अच्छा इसके बाद n की वैल्यू 4 वाला लिखेंगे, क्योंकि 4 से ज़्यादा एनर्जी 5 वाले की होगी। तो 4 वाले को लिखेंगे 4p एंड देन 5s। तो 5s के बाद 6 विच इज़ 4D। तो ये हो गया, ये हमने अरेंज कर दिया इसके एनर्जीज़ के हिसाब से। मतलब 1s की सबसे कम एनर्जी होती है, 2s की उससे ज़्यादा होती है थोड़ी, 2p की इससे ज़्यादा होती है, 3s की इससे ज़्यादा होती है, 3p की इससे ज़्यादा होती है, 4s की इससे ज़्यादा होती है, 3d की इससे ज़्यादा एनर्जी होती है, 4p की इससे ज़्यादा एनर्जी होती है, 5s की 4p से ज़्यादा एनर्जी होती है, 4d की एनर्जी 5s से ज़्यादा होती है, ठीक है। ओके सो अब आपको इसको याद कैसे करना है, क्योंकि आपको इसको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो आपका एनर्जी लेवल है इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप बिना ये फाइंड किए, आप थोड़ा ना आप एग्ज़ाम में ये फाइंड करने बैठोगे, n+l फाइंड करोगे। इसके लिए हमें कुछ शॉर्टकट्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो आप क्या करो, पहले देखो, पहले होता है s, फिर होता है p, फिर होता है d, फिर होता है f, है ना। तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ। पहले मैं लिखूँगा 1s, 1, उसके बाद s, फिर लिखूँगा 2। पहले सेल में एक ही सब शेल होता है, पहले शेल में एक ही सब शेल होता है, अगर आपको याद हो। अगर आप फाइंड करोगे ना तो पहले वाले शेल जो कि n=1 है उसमें सब शेल होता है l=0, ठीक है। तो इतना ही होता है सब शेल, अब तो लिख नहीं सकते। सेकेंड शेल में चले जाएंगे 2, तो 2s। सेकेंड शेल में 2 सब शेल्स होते हैं, s सब शेल होता है और p सब शेल होता है, ठीक है। अब 3 वाले शेल में जा रहे हैं, तो 3 शेल में 3 सब शेल्स होते हैं, s p एंड d। फोर्थ सब शेल में 4th शेल में 4 सब शेल होते हैं, 4s 4p 4d 4f। वैसे ही 5 में s 5p 5d 5f, ठीक है। तो ये आपको ऐसे बनाने हैं, ठीक है, ऐसे लिख लेने हैं। इसके बाद आपको एरो लगा देना है एक, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे 6x होगा, ठीक है। अब आप इस एरो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, एरो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ऐसे गया, फिर नेक्स्ट एरो स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ ख़त्म हुआ, फिर थर्ड एरो स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ ख़त्म हुआ, फिर फोर्थ एरो स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ ख़त्म हुआ, फिर फिफ्थ एरो स्टार्ट हुआ। ऐसे करके आप लिख लो। तो पहले क्या लिखोगे, पहले एरो कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो सबसे लोएस्ट एनर्जी किसकी होगी, 1s की, तो 1s लिख लिया मैंने। ओके सो 1s के बाद 1s ख़त्म हो गया यहाँ पे और दूसरा स्टार्ट हो गया एरो। तो अच्छा दूसरा जब एरो स्टार्ट हुआ तो 2s आया, तो 2s। अब दूसरा एरो भी हमारा ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब तीसरा एरो स्टार्ट हुआ 2p। 2p में 2p के बाद यहाँ से एरो स्टार्ट हुआ है तो पहले 2p लिखेंगे, फिर 3s जाएंगे, ठीक है, 3s लिख दिया। अब देखो 3s ख़त्म हो गया, 3s ख़त्म होने के बाद चौथा एरो स्टार्ट हुआ। चौथा एरो जैसे स्टार्ट हुआ तो पहले क्या आया, 3p, तो इसकी एनर्जी कम होगी 3p के बाद फिर हम गए 4s। एरो में हम एरो से ट्रेवल कर रहे हैं, 4s में गए तो 4s हमें मिला, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उससे। फिर ये एरो ख़त्म हो गया, अब हमने 5वें एरो में चले गए, तो 5वें एरो में पहला क्या आया, 3d, तो इसकी एनर्जी होगी सबसे कम 3d, ठीक है। तो 3d के बाद हम इस एरो में ट्रैवल कर रहे हैं तो 4p आया, 4p के बाद आया 5s। 5s के बाद हमारा एरो ख़त्म हो गया। अब फिर नीचे से एरो स्टार्ट होगा, इसके टेल से, फिर नीचे आया हमारा 4d आया, इसके बाद 5p आया एंड इसके बाद आया 6s, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हो, ऐसे याद कर सकते हो। एग्ज़ाम में आपको ये बना लो, एग्ज़ाम में ये बना के उसके बाद लिख लेना,
ठीक है, तो देखो मैच करोगे आपको, देखो तो 1s पहले आया, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p। आप जहाँ तक चाहते हो वहाँ तक फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरीका था बाय यूजिंग अफबाउस प्रिंसिपल। ओके, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हंट्स रूल। हंट्स रूल, ओके। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट जो हमने इसके पहले जो पढ़ा था ना अफबाउस प्रिंसिपल, उसमें हम लोगों ने क्या सीखा था कि आप कैसे बनाओगे उसको, एनर्जी को कैसे आप बना सकते हो। 1s, 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 3d, देयर आफ्टर 4s, 4p, 4d, 4f, एंड देन 5s, 5p, 5d एंड 5f। ठीक है, अब ऐसे एरो बना लो, ऐसे एरो बना लो। अच्छा, ये एरो इसको भी कट करेगा, ठीक है, मैंने थोड़ा टेढ़ा बना दिया उसको, ठीक है, ये एरो इसको कट करेगा। ओके, अब लिख लो इसको, कैसे लिखोगे, 1s, देन 2s, देन 2p, देन 3s, देन 3p, देन 4s, देन 3d। ओके, तो ऐसे आप लिखोगे। अब देखो यहाँ पे s जो है, s जो सबशेल होता है, ठीक है, इसके अंदर ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, s सबशेल के अंदर ऑर्बिटल कैसे होते हैं, ये s है, एक ऑर्बिटल ऐसे है, और इस ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पे आप s देखोगे ना, s जहाँ जहाँ s लिखा हुआ है वहाँ पे आप पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2s2, 3s2, 4s2। ठीक है, और वैसे ही अगर मैं बात करूँ p का, p जो सबशेल है, p सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3, और हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इसके अंदर भी 2 जा सकते हैं, इसके अंदर भी 2 जा सकते हैं, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं इसके अंदर, विच इज़ इक्वल्स टू 6। तो जहाँ जहाँ पे आप p देखोगे ना वहाँ पे आप 6 डाल दो, 2p6, 3p6। ओके, ठीक है, 4p6, 3s2। ओके, अब देखो फिर आता है d की बारी। d जो सबशेल है इसके अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो होते हैं 5। देयर आर टोटल 5 ऑर्बिटल्स इन डी सबशेल। ठीक है, और हर एक ऑर्बिटल में 2 मैक्सिमम जा सकते हैं, 2 मैक्सिमम जा सकते हैं, और अपोजिट स्पिन होना चाहिए। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2 4 6 8 10, तो 10। तो जहाँ जहाँ पे आप डी देखोगे ना वहाँ पे मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 3d 10, 4d 10, 5d 10। और f की अगर बात करें तो f सबशेल में देयर आर टोटल 7 ऑर्बिटल्स। देयर आर 7 ऑर्बिटल्स, और हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं अपोजिट स्पिन के साथ। अपोजिट स्पिन होना चाहिए, सेम स्पिन नहीं होना चाहिए, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने गए, ओके आई थिंक ये नहीं होगा, देयर आर टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो जहाँ पे आप f देखोगे ना, लाइक 5s के बाद यहाँ पे 5s के बाद यहाँ पे 4f आएगा आई थिंक। अगर 5 जैसे 4f आ गया मान लो, ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 4f 14, 5f 14, 6f 14, जैसे 5f 14, तो मैक्सिमम f में 14 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 6f मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम p की बात करें, ठीक है, तो 2p मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 3p मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 4p मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। अगर हम d की बात करें, ठीक है, तो d की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जा तो एक भी सकता है, लेकिन मैक्सिमम जा सकते हैं 3d 10, 4d 10, 5d 10। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है। अगर लेकिन आप एनर्जी लेवल ऐसे लिखोगे, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे कम एनर्जी वाले को पहले लिखना है, फिर उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना है आपको। ठीक है, वो आप कैसे किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, इस टेबल का इस्तेमाल, मतलब इसका इस्तेमाल करके आप लिख सकते हो एनर्जी लेवल्स। ठीक है, और अगर हम S की बात करें तो 1s2, 2s2, 3s2, 4s2। ठीक है, तो S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, P के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, D के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, F के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं।
ठीक है, ये हंट्स रूल है। ठीक है, ओके। सो अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ये जो मैंने आपको बताया ना, ये वाला, इसका ही यूज़ करके आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अच्छा, देख लेते हैं एक बार। अगर मुझे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसका जो देयर आर टोटल 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? अब बाउस प्रिंसिपल ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन वहीं पे ऑक्यूपाई होगा जिसकी एनर्जी ऑर्बिटल्स या सबशेल की सबसे कम होगी। तो ये जो है सबसे कम वाला ऑर्बिटल है, सबशेल बोल सकते हैं। ठीक है, सबशेल है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। देखो, तो पहले इसमें जाएगा, इसका मतलब इसमें ज़्यादातर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, विच इज़ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s1। ठीक है, कैसे लिखा हम लोगों ने? जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग होगा, जब जितना भी इलेक्ट्रॉन्स फिल होगा ना, सबसे पहले होगा सबसे कम वाला एनर्जी में, एनर्जी लेवल में। ठीक है, तो सबसे कम एनर्जी इसका है। ओके, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो इसमें डाल जाएगा। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिटल है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चले जाएगा। और इस ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? 1s होगा। इस ऑर्बिटल का नाम ही 1s है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। और स्पिन कैसे भी रख सकते हो आप, आपकी मर्जी है। आप ऐसे रखो या उल्टा बना दो, स्पिन कैसे भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई रूल नहीं है। फिर दूसरा देखते हैं, He, हीलियम की बात करें। अगर हम हीलियम की बात करें तो इसमें देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सबसे कम एनर्जी वाला है 1s। तो 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, तो हमने लिख दिया 1s2। इसका कैसे बनाएंगे? अच्छा, इस ऑर्बिटल का नाम कैसे होगा? 1s, इसका नाम 1s ही होगा। इलेक्ट्रॉन्स 2 जाएंगे, ऐसे और ऐसे। ये हो गया हीलियम का। हीलियम का बाद देखते हैं लिथियम। तो लिथियम का होता है 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स डालना है। तो देखो, सबसे कम एनर्जी है 1s का, उसके बाद आता है 2s का। तो मैंने आप लोगों को अफबाउस प्रिंसिपल में ये बताया था कि पहले वो सबसे कम एनर्जी वाले में जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, वो भर जाने के बाद दूसरे वाले एनर्जी में जाएगा इलेक्ट्रॉन। पहले उसको भरना पड़ेगा पूरा, तब जाके ही वो दूसरे एनर्जी लेवल में आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हो। तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो 1s में ही चले जाएगा। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन चला गया 1s में, बचा 1 इलेक्ट्रॉन, वो 2s में चले जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो 2s में 1 इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1s2 2s1। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम का 1s2 2s1 होता है। इसका हम ऑर्बिटल का डायग्राम बना लेते हैं। ये हुआ ऐसे। अब 1s में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑपोजिट स्पिन के साथ, और s में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका नाम 1s है, इसका नाम 2s है, और s के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। स्पिन आप कैसा भी स्पिन बना सकते हो, इसके अंदर स्पिन आप कैसे भी रख सकते हो, उल्टा रखो या सीधा रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिथियम के बाद आता है बेरिलियम। बेरिलियम में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 4 मीन्स, अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन मैं इसमें डाल दूंगा। फिर बचा हुआ इलेक्ट्रॉन्स, 2 और इलेक्ट्रॉन बचेंगे, वो मैं 2s में डाल दूंगा। तो 1s2 2s2। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। ठीक है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपको इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं इसके अंदर। पहले में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर जो बचा हुआ है इसके अंदर इसमें जाएगा। अगर इसमें भी भर गया तो इसमें डालोगे, इसमें भी भर गया तो इसमें डालोगे, इसमें भी भर गया तो इसमें डालोगे, इसमें भी भर गया तो इसमें डालोगे। पहले आपको हर एक में भरना पड़ेगा, तभी आप आगे वाले लेवल में जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 2 3 4 5 6 भर दिया ऐसे, ये गलत होगा। ठीक है, तो आपको एक एक करके सब में पहले फिल करना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, ये बेरिलियम का हुआ। बेरिलियम के बाद बोरोन। बोरोन का Z कितना, Z का वैल्यू होता है 5। बोरोन का होता है 5, तो बोरोन का 5 है, तो पहले सबसे लोअर एनर्जी में जो कि है 1s में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन पूरा भर दिया मैंने। 1s भर चुका है अब, क्योंकि मैक्सिमम 2 जा सकते हैं। 1s को मैंने भर दिया, अब मैं आगे जाऊँगा। ओके, अब मैं 2s में जाऊँगा। 2s में भी मैं 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, क्योंकि मेरे पास अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन मैं इसमें डाल दूँगा 2s में। अब इसमें भी भर गया, ये भी भर चुका है। अब मैं 1 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है मेरा, तो वो किस में डालूँगा? 2p में।
क्योंकि ये पूरा ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये लगा रखा है मैंने। तो 2s भी भर चुका है, अब 2p में डालना ही पड़ेगा। तो 2p में एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया मैंने यहाँ पे। तो कितना हुआ, 2 4 + 1 5। ये है 1s ऑर्बिटल, इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन। ये है 2s ऑर्बिटल, इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन। ये है 2p ऑर्बिटल, इसमें है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा हुआ है। दिस इज़ 2p एंड दिस इज़ 2s। अब देखते हैं कार्बन। कार्बन के अंदर होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो पहले हम किस में डालेंगे, 1s में डालेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर और 4 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, फिर 2s में डालेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर और 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, फिर हम 2p में डालेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देखा, 2 4 6 सारे फिल हो गए। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, एंड 2p के अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों, मैंने पहले ऑर्बिटल में क्यों नहीं भरा। सो ये इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इस p के अंदर आप उसको ऐसे फिल करोगे, पहले इसके अंदर फिर इसके अंदर। ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आप ये एक हंट्स रूल जो है इसमें क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग के बारे में हंट्स रूल ने बात किया है। तो हंट्स रूल जो है वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल, इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल आर paired only when all the orbitals of a subshell is half filled with parallel spin, मतलब कि सबशेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, एक सबशेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये जो एग्जांपल मैंने लिया था कुछ देर पहले, ये जो है ये वाला एग्जांपल है जो इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, और तीनों ऑर्बिटल्स 2p से ही बिलोंग करते हैं। ये तीनों ऑर्बिटल 2p से ही बिलोंग करते हैं। तो ये 3 ऑर्बिटल है, तो इसमें आपको क्या करना है, जो हंट्स रूल बता रहा है कि आपको पहले तीनों में भरना है एक एक करके। पहले आप अगर मान लीजिए 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको इसमें भरना है ना, तो आपको एक यहाँ डालना है, एक यहाँ डालना है, और वो भी पैरेलल स्पिन होना चाहिए। इनका स्पिन देखो क्या है, ऊपर की तरफ है, डायरेक्शन ऊपर है, मतलब हाफ स्पिन इसका है और हाफ स्पिन इसका भी है, ठीक है। तो आपको पहले सब में भरना है। तो हंट्स रूल क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल आर पेयर्ड ओनली, आप तभी पेयर्ड करोगे, मतलब इसके साथ तभी लगाओगे जब ऑर्बिटल्स में सारे जो हैं भर जाए, पहले आधा भर जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मुझे 3 इलेक्ट्रॉन डालना है इसके अंदर, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है मैं यहाँ डालूँगा पहले, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूँ, अगर मुझे 1 इलेक्ट्रॉन डालना है, ये मेरे पास ऑर्बिटल है, तो पहले मैं इसमें डाल दूँगा, ओके, पहले मैं इसमें डाल दूँगा। अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, तो मैं इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे पेयरिंग नहीं करूँगा, मैं पहले क्या करूँगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डालूँगा पहले से ऑर्बिटल में, दूसरे ऑर्बिटल में पहला डालूँगा, ठीक है। और अगर मुझे 3 इलेक्ट्रॉन डालना है, तो पहले मैं इसमें डालूँगा, फिर इसमें डालूँगा, फिर इसमें डालूँगा, और वो भी स्पिन इनका पैरेलल होना चाहिए, सेम स्पिन होना चाहिए। फिर जब मैं चौथा इलेक्ट्रॉन डालूँगा ना, अगर मुझे 4 इलेक्ट्रॉन डालने हैं इस ऑर्बिटल्स के अंदर, इस सबशेल के अंदर, तो अगर मुझे 4 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, तो पहले मैं इसमें 1 इलेक्ट्रॉन डालूँगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन डालूँगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन डालूँगा, फिर मैं यहाँ से पेयरिंग स्टार्ट करूँगा अपोजिट स्पिन के साथ, इसमें, फिर इसमें, एंड देन इसमें। 6 इलेक्ट्रॉन चले गए यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन डाल दिए मैंने, ओके। मैं एक और बार आपको बता देता हूँ, अगर मुझे 4 इलेक्ट्रॉन डालना है, तो 4 इलेक्ट्रॉन डालने के लिए मैं पहले इसमें इलेक्ट्रॉन डालूँगा, एक इसमें डालूँगा और इसमें डालूँगा, और सबका स्पिन सेम है। अब मुझे चौथा इलेक्ट्रॉन जो डालना है वो इसमें डालूँगा मैं, ठीक है। अगर मुझे 5 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन डालने के लिए मुझे पहले इसमें डालना होगा, इसमें डालना होगा, इसमें डालना होगा, फिर पेयरिंग स्टार्ट करनी होगी। 5 डल गया। फिर अगर मुझे जब 6 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन डालने का क्या तरीका है, पहले मैं डालूँगा इसके अंदर,
फिर इसके अंदर, फिर इसके अंदर, देन पेयरिंग करूँगा इसमें, इसमें, फिर इसमें। तो ये रूल है, दिस इज़ हंट्स रूल। ओके, तो हंट्स रूल क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल आर पेयर्ड ओनली व्हेन ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ अ सबशेल इज हाफ फिल्ड विथ पैरेलल स्पिन। तो जब तक आप उसको आधा नहीं भर देते हो आप पेयरिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये किसके बारे में बता रहा है? इलेक्ट्रॉन पेयरिंग के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये हंट्स रूल। समझ आया? ओके, तो हमने कहाँ तक कर लिया था? यहाँ पे कार्बन तक कर लिया था। कार्बन था हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था ना यहाँ पे। अब हम कार्बन के बाद नाइट्रोजन का देखते हैं। तो नाइट्रोजन का जेड का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 7 होता है। ओके, नाइट्रोजन का वैल्यू कितना होता है? 7 होता है। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, 1s 2s2 का। ठीक है, तो सबसे कम एनर्जी का कौन सा है? 1s है। तो 1s, मेरे पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1s में मैं 2 इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा। ओके, अब मेरे पास और 5 इलेक्ट्रॉन बचे, तो नेक्स्ट वाले में डालूंगा। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट वाले में कैसे डालूंगा? 2s में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। अच्छा, मैं इसका ऑर्बिटल भी बना के दिखा देता हूँ। तो पहले वाले मैंने इलेक्ट्रॉन डाला एक, फिर जब दूसरा डालना हो तो इसमें डाल दिया। ठीक है, इसमें देखो, इसमें एक ही ऑर्बिटल है तो इसमें पेयरिंग को पूरा फिल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये 2s है, तो इसमें पहला इलेक्ट्रॉन फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन डाल दिया। 2s के बाद 2p के अंदर। ओके, अब देखो 7 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन में, 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने 1s में डाल दिया, बचा मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन। 5 में से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए 2s के अंदर, तो बचा मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाद 2p आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डालना होगा। तो मैं 2p में कैसे डालूंगा? ये मेरे पास 3 ऑर्बिटल है, पहले मैं इसमें डालूंगा, फिर दूसरा मैं इसमें डालूंगा और तीसरा मैं इसमें डालूंगा। तो ये है सही तरीका। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं Z, ऑक्सीजन की बात करते हैं, जिसका Z का वैल्यू 8 है। ठीक है, तो 8 में सबसे कम एनर्जी, पहले कम एनर्जी वाला सबशेल में पहले हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे। तो सबसे पहले वाले में 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन 1s में चला गया। नेक्स्ट में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएगा। ठीक है, इसका ऑर्बिटल बना देता हूँ ऐसे, 2s में ये 2p, इसके बाद 2p आता है। तो 2p के अंदर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मेरे चले गए, मैंने डाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दिया, तो 4 इसमें चले गए, बचे मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन। तो 2p 4, तो p में मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स डालूंगा, p में मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स डालूंगा, 1 2 3 एंड देन 4। ये तरीका है, पहले मैं इसमें डालूंगा, फिर इसमें डालूंगा, फिर इसमें डालूंगा, फिर मैं पेयरिंग स्टार्ट करूंगा इसके साथ। इसके बाद बात करते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी 9 होंगे। तो उसको कैसे मैं डालूंगा? इसमें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2p में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, 2p में 5, 5 2 7 7 2 9, 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1s में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, 2s में भी मैंने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। तो जब p की बारी आएगी तो p में पहले मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक डालूंगा, फिर मैं यहाँ एक इलेक्ट्रॉन डालूंगा, फिर यहाँ पे, क्योंकि मुझे टोटल 5 इलेक्ट्रॉन डालना है तो 3 में ऐसे डालूंगा, फिर मैं पेयरिंग स्टार्ट करूँगा, यहाँ पे एक एंड देन इसमें एक। ठीक है, इसके बाद आता है नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स 10 है। तो 1s में पहले 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन डल जाएंगे, तो 6 + 2 8, 8 + 2 10। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3, फिर 4 5 6। दिस इज़ 2p, दिस इज़ ऑल्सो ए 2p, 2s 1s। तो ये तरीका है आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका है। हमने कहाँ तक कर लिया? हमने नियॉन तक कर लिया है। ठीक है, तो नियॉन के बाद क्या आएगा? नियॉन के बाद ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे आपको वो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है।
ठीक है। तो मैं आपका स्टार्ट करता हूँ पोटेशियम से। 18 तक आपने, मैं समझ रहा हूँ कि आपने 18 तक लिख लिया होगा। ठीक है, तो 19 का क्या होगा? 19 होता है पोटेशियम। पोटेशियम जिसका Z का वैल्यू होता है 19। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना क्या होगा? (1s2) मैं आप यहाँ पर रख लेता हूँ जिसकी वजह से आसानी होगा हम लोग को समझने में। सो 1s2 देन 2s2। मैं ऐसे फिल कर देता हूँ, आप लोगों को समझ आ गया है। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। 1s के बाद 2s2 होगा, फिर 2p में टोटल इलेक्ट्रॉन चले गए क्योंकि मेरे पास टोटल 19 इलेक्ट्रॉन्स और 19 भरने हैं, तो 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स मैंने भर दिया। 2p के बाद 3s में, तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया? 10 + 2 12 हो गया। 3p में 12 + 6 विच इज़ 18, 18 इलेक्ट्रॉन चले गए। देखो 6 + 2 8, 8 + 6 14 + 2 16, 16 + 2 18, तो 3p के बाद 4s, तो 4s में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? एक जो बचा हुआ है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है 20 जो कि आपका कैल्शियम है। कैल्शियम Z की वैल्यू होती है 20, तो इसका आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सेम ही होगा, सेम होगा, लास्ट में 4s2 हो जाएगा। फिर 21 जो कि स्कैंडियम है, तो Z की वैल्यू 21, इसका क्या होगा? स्कैंडियम का सब कुछ सेम होगा, 4s2 4s2 तक सेम होगा, लास्ट में 3d1 एक ऐड हो जाएगा। सब कुछ सेम होगा, ये सेम 4s2 भी यहाँ पे होगा। मैं लिख देता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, उसके बाद 4s2 और उसके बाद 3d1, तो ये आपका स्कैंडियम का होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। आपको मैं एक्सेप्शन बता देता हूँ जो एग्ज़ाम में आता है, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो है क्रोमियम का जिसका Z का वैल्यू होता है 24। तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, जैसे मैंने आपको तरीके बताए हैं, ये एक्सेप्शन है, ये थोड़ा अलग तरीके से है। तो इसका एक्सेप्शन क्या होगा? नॉर्मल जैसे आप लोग लिखते हो, जैसे मैंने आप लोग को समझाया, पहले लिखोगे 1s2 देन 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, ऐसे आप लिखोगे नॉर्मल। 4s2 के बाद 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इसमें चले गए, लेकिन ये गलत होगा, ये आपको ऐसे नहीं लिखना है। इसका जो सही तरीका होगा वो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड देन 3d4। सॉरी 3d4 नहीं, ये नहीं होगा। 3p6 के बाद 4s1 एंड 3d5, ये आपका सही वाला तरीका होगा। ऐसा चेंज क्यों हुआ? आप अगर नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा कि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा के, इसमें से हटा के इसमें डाल दिया है। दिस इज एक्सेप्शन। अब इस एक्सेप्शन का रीज़न क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो एक्सेप्शन है ये ऐसा क्यों किया गया है। ठीक है, तो हम ये मानते हैं, ये ऐसा रूल है कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर स्टेबल। जो आधा भरे होते हैं और जो पूरा भरे होते हैं वो स्टेबल होते हैं बहुत ज़्यादा। जो आधा भरे होते हैं और जो पूरा भरे होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, अगर आप ये लास्ट वाला 2 बनाओगे ना, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं, ये देखो ये 4s है और ये 3d। ओके 3d में तो बहुत बड़ा लगेगा हम लोग को। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 1 2। 3d में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है। तो फिलिंग कैसे करते हैं हम लोग? 1 2 3 4 है इसमें, सॉरी इसमें 3d 4 है, 4s2 3d4, दिस इज़ 3d4। ये हमारा पहले वाला तरीका है जो हम लोग नॉर्मली करते हैं। ठीक है, अब हमने इसको चेंज करके क्या कर दिया, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन और 3d के अंदर, ये 3d है, इसके अंदर 1 3 4 5,
मतलब इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसमें डाल दिया है। अब आप नोटिस करोगे कि जब हमने इसमें से इसमें निकाल के डाल दिया तो ये बन गया हाफ फील्ड, मतलब फुल फील्ड 2 इलेक्ट्रॉन, एक निकाल दिया तो हाफ फील्ड हो गया ना, ये आधा भरा हुआ। तो जो ऑर्बिटल होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर पूरा भरा हुआ है, मान लो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी स्टेबल है, और आधा भरा हुआ है तो भी बहुत स्टेबल है। मतलब ये अगर आप एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से निकाल दिया ना तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसका स्टेबिलिटी जो है ना वो सेम ही है। मतलब ये उतना ही स्टेबल है जितना ये पहले स्टेबल था। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले जो हम तरीका कर रहे थे जिसमें 3d4 था यहाँ पे, ठीक है, तो ये स्टेबल नहीं था, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता तो ये स्टेबल हो जाता। तो हमने क्या चेंज किया कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसमें डाल दिया, तो अब ये क्या हो गया, बहुत ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि हाफ फील्ड है। टोटल इसमें 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं डी में, लेकिन अभी 5 है तो आधा है ना, दैट मीन्स ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ओके, तो क्रोमियम का एग्ज़ाम में पूछते हैं कि क्रोमियम का राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, बिकॉज ये एक्सेप्शन है। अगर आपको ये पता नहीं होता तो आप क्या करते हैं, ऐसा बना के आ जाते, जो कि गलत होता, लेकिन आपको बनाना है ऐसे इस तरीके से। समझ आया? हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर स्टेबल, ये स्टेबल होते हैं। ओके।